नमस्कार मित्रों, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आज आप लोगों के सामने एक और नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं, और वह विषय है, क्या हम परमाणु के जनक थे? मित्रों, जब से इस नूतन क्रांति के बाद हम लोग अपने शास्त्र, अपने संवाद, अपने विषय और अपनी परिचर्चा में लीन हुए, तब से एक नए विषयों की उद्भावना होती चली गई। और जो आधुनिक विज्ञान है, उस आधुनिक विज्ञान में जो घटित होने वाली घटना है, अथवा इस विज्ञान ने जो हमें नई सूचना दी, नई सुविधाएं दी, विकास का एक प्रारूप तैयार किया, उनके आधार पर उन सारे विषयों को हम अपने शास्त्र में ढूंढने लगे। और एक नई परंपरा यह चल पड़ी कि हमने विज्ञान के ऐसे सारे तत्वों को हमने अपने ही शास्त्र में सर्वप्रथम मान लिया। निस्संदेह ऐसा कहने में हम सारे भारतीयों को गर्व होता है कि तत्त विषयों का प्राथमिक रूप हमारे शास्त्रों में पाया जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, और तो और आज इसी को ज्ञान की चरम व परम पराकाष्ठा मान ली गई है। इसी क्रम में हमने कई विषयों को जाना। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो हम लोगों ने यह कहना प्रारंभ किया, और हम लोगों का यह कथन कहीं भी गलत नहीं है, कि उस गुरुत्व की सर्वप्रथम व्याख्या हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक कणाद हैं, उन्होंने सर्वप्रथम उस गुरुत्व की ओर हमें इंगित किया, हमारा ध्यान आकर्षित किया। और यहां तक कि जो लक्षण उन्होंने दिया कि आद्य पतन समवायी कारणम गुरुत्वम, वो कहीं ना कहीं न्यूटन के उसी लक्षण से, उसी पेड़ से सेब के टूटने की प्रक्रिया के नजदीक है। सुनामी आई, हम लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि सुनामी का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। इसी प्रकार के कई, चाहे वो क्वांटम थ्योरी हो या ऐसे कई सारे नए विषय हैं जिसको लेकर के हम अपने शास्त्र की दुहाई देते हैं, अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं, और हम अपने आप को महाविद्वान, महद विद्वान समझने लगते हैं। इसी क्रम में एक ऐसा विषय जिसको कि हम सभी जानते हैं और उसके विषय में कहने का एक प्रकार से अधिकारित्व हम धारण करते हैं, और वह विषय है परमाणु। मित्रों, यूं तो आधुनिक विज्ञान में परमाणु का जनक डाल्टन को माना जाता है, लेकिन कदाचित हमने इस विषय का अधिक विमर्श किया और हमने इसका श्रेय भी कणाद को दिया कि कणाद ने सर्वप्रथम परमाणु का आविष्कार किया। यहां पर एक दोष है, यहां पर एक अंतर है, यहां पर एक भेद है जिसे समझना अति आवश्यक है। और वह यह है कि डाल्टन ने परमाणु का आविष्कार नहीं किया, डाल्टन ने एटॉम का आविष्कार किया, जिस एटॉम का हमने हिंदी अनुवाद परमाणु कर लिया। और चूंकि हमने हिंदी या संस्कृत अनुवाद परमाणु किया और यह परमाणु शब्द वैशेषिक दर्शन में प्राप्त होता है, इसीलिए हमने उस दिन से कहना प्रारंभ कर दिया कि यह परमाणु जो है हमारे शास्त्र में पहले से ही कहा जा चुका है।
और परमाणु का आविष्कारक हम हैं, परमाणु के जन्मदाता हम हैं। और जब हम कहते हैं तो हम का निहितार्थ है महर्षि कणाद, जो लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुए थे, ऐसा माना जाता है। मैं यहां पे उनके काल या उनके वैदुष्य या उनके अवदान की चर्चा करने के लिए उपस्थित नहीं हूं, बल्कि मैं आपके सामने उस परमाणु को समझाने के लिए उपस्थित हूं कि जो वैशेषिक का परमाणु है और जो डाल्टन का दिया हुआ परमाणु है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। कह सकते हैं कि दोनों सर्वथा विपरीत विषय है। डाल्टन का जो परमाणु है वो भौतिक शास्त्र से सम्मत है और उसका उद्भव के कारण कुछ भिन्न है। लेकिन जब कणाद अपने परमाणु की व्याख्या करता है, जब वैशेषिक दर्शन के परमाणु को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जितने भी भौतिक द्रव्य है, उन समस्त भौतिक द्रव्यों का जो अत्यंत अंतिम अंश है, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसे परमाणु नाम दिया गया। यानी चींटी के भी परमाणु होंगे, हाथी के भी परमाणु होंगे, पेड़ के भी परमाणु होंगे, मनुष्य का भी परमाणु है, टेबल, चेयर, घर द्वार, जितने भी इस संसार में, इस जगत में भौतिक द्रव्य हैं, भूत द्रव्य हैं, उन सारे द्रव्यों का अणु है। यहां तक कि वायु के भी परमाणुओं की व्याख्या हमारे कणाद ने वैशेषिक दर्शन में किया है और तदनुसार वायु के परमाणु को सूक्ष्मतम माना जाता है। तो ये तो वैशेषिक का परमाणु है। लेकिन जो भौतिक शास्त्र में जो परमाणु है, जिनको कि परमाणु ना कह के अगर हम एटॉम शब्द कहें तो वो ज्यादा सार्थक है, उस एटॉम का अनुवाद नहीं होना चाहिए। हमें एक होड़ चली, हमें एक परंपरा चली कि जो भी शब्द वहां पर मिलता है उसका हम अनुवाद कर लेते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि अगर हमने डेमोक्रेसी का अनुवाद किया लोकतंत्र, और यह लोकतंत्र शब्द संयोग से महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में और मुद्रा राक्षसम में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार। अब इसका परिणाम यह हुआ, उस लोकतंत्र का परिणाम यह हुआ कि हमारे बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि महाकवि कालिदास ने डेमोक्रेसी की ओर इशारा किया है, जबकि वहां पर लोकतंत्र का मतलब यह लोकतंत्र नहीं है जिसे कि हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो उसी प्रकार एटम का हमने अनुवाद कर लिया परमाणु, और उसको हमने परमाणु कहना प्रारंभ कर दिया। मैं पुनः कहूंगा, मैं रिपीटेडली कहना चाहूंगा कि अगर हम शास्त्रीय परिचर्चा करते हैं तो भौतिक शास्त्र में जिस एटॉम की व्याख्या की गई है, हम उसका अनुवाद अणु या परमाणु करके यह भ्रम उत्पन्न न करें कि यह वही परमाणु है जिसके आविष्कारक कणाद थे। निस्संदेह परमाणु के आविष्कारक कणाद थे, लेकिन एटॉम के आविष्कारक कणाद नहीं थे। ठीक उसी प्रकार डाल्टन अणु के, एटॉम के आविष्कारक हैं, अणु के नहीं हैं, परमाणु के नहीं हैं। उसी प्रकार कणाद जो है उस एटॉम के आविष्कारक या जनक नहीं है। हम अब इसके जो अणु या जो परमाणु हैं, हम इन दोनों भौतिक परमाणु, भौतिक शास्त्र के परमाणु और वैशेषिक शास्त्र के जो परमाणु हैं, इनके भेदों में, इनमें जो होने वाले भेद हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। तदनुसार हम आपको कतिपय ऐसे रोचक उदाहरण देंगे जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि जो वैशेषिक शास्त्र का जो परमाणु है वह क्या है। हम जिस परमाणु की चर्चा करते हैं उस परमाणु को किस रूप में समझें। हम जिस परमाणु से तात्पर्य है कणाद के परमाणु के। कणाद ने सबसे पहले एक व्याख्या दी, एक लक्षण दिया। कदाचित यह न्याय शास्त्र का है कि परम वा त्रुटेह, अर्थात त्रुटि यानी विभंजन या खंडन की जो सर्वाधिक अंतिम अवस्था है उसे परमाणु कहा जाना चाहिए। अर्थात परमाणु अविभाज्य है, उसे विभक्त नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल है। इसी प्रकार जैसे कहते हैं अचाक्षुष है, और चाक्षुष से मतलब है यहां पर हम उसे इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वह नित्य है, वह विनष्ट नहीं होता है, उसके अवयव नहीं होते हैं, इसीलिए उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अंत्यावयव। अब पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस परमाणु की भूमिका क्या है। वस्तुतः इसी परमाणु से इस जगत की सृष्टि हुई है, हम आप उसी परमाणु के बने हुए हैं। इसको इस रूप में समझें कि
एक परमाणु, मतलब जो परमाणु है वो 1+1 परमाणु मिलकर के द्व्यणुक का निर्माण करता है, 2 परमाणु मिलकर के द्वयुणुक का निर्माण करता है। इसी तरह से 2 और 2 परमाणु मिलकर के, यानी जो द्व्यणुक है, अर्थात 2 और 2 परमाणु मिलकर के त्रस रेणु का निर्माण करता है, जिसे त्रिअणुक भी कहते हैं। त्रिअणुक उच्चारण में मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे हम त्रस रेणु कह लेते हैं। और फिर उसी प्रकार 3 3 3 3 यानी जो 4 त्रस रेणु है, उन 4 त्रस रेणु से चतुरणुक का निर्माण करता है। और इसी प्रकार इस जीव से लेकर के समस्त सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वह उस परमाणु से होती है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी भौतिक द्रव्य हैं, भौतिक तत्व हैं, भौतिक पदार्थ हैं, वो संघात से बने हुए हैं। और संघात क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जैसे आप देख रहे होंगे कि यह लड्डू है, और इस लड्डू में आप पाएंगे कि ढेर सारे छोटे छोटे गोल गोल दाने हैं, जिसे हलवाई छानते हैं, फिर उसको मिला करके और ये एक लड्डू बनाते हैं। तो ये इसी प्रकार के छोटे छोटे दानों का संघात यह लड्डू कहलाता है। अब मान लीजिए सारे लड्डुओं से मैंने एक इसको निकाला, अब इसके टुकड़े करते 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 चले जाएंगे तो अंतिम अंश जो इसका बचेगा, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वह आपको परमाणु कहलाता है। अगर आम लोक बोलचाल की भाषा में हम लोक परंपरा में परमाणु को जानने की कोशिश करें तो उसको भी समझने के उपाय हैं, और वह उपाय इस प्रकार है कि प्रायशः हम गर्मी या जाड़े के मौसम में देखते हैं कि हमारी खिड़की से जो है वह रोशनी आती है सूर्य की जो किरण में हमें धूल कण छोटे छोटे दिखाई देते हैं। उन धूल कणों का जो छठा हिस्सा है वह हिस्सा वस्तुतः परमाणु है। अब देखिए, हमारे सूक्ष्म दृष्टाओं की दृष्टि देखिए कि धूल कण का जो छठा हिस्सा है, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने कि दूसरा या चौथा या 8वां या 16वां या 32वां या 64वां, एकदम जो छठा हिस्सा है इसको उन्होंने परमाणु की संज्ञा दी और इसको इन्होंने परमाणु कहा। और बहुत बढ़िया उसके ऊपर में एक कारिका मिलती है कि जाल सूर्य मरीचिस्थम, जो आप अभी अपने इस स्क्रीन पर देखेंगे कि वह श्लोक या वह कारिका आपके सामने आ जाएगी, जिसमें कि प्रायशः उस अणु को चिह्नित करने का प्रयास किया गया है, उस अणु को बताने का प्रयास किया गया है। अगर भौतिक परमाणु आदि को हम जानने की कोशिश करें तो उसको इस ढंग से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जो उस सूर्य की किरणों से जो आने वाले धूल कण हैं वो प्रायः 2 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। और वह जो 2 मिलीमीटर है उसका जो छठा हिस्सा यानी 0.3333 मीटर इस रूप में एन टर्म्स में चला जाता है। हम 0.333 इतना ही समझें, इतना उसका अंश जो होता है, वो जो परिमाण है वो अणु का माना गया है, वो जो आधुनिक विज्ञान ने इसे समझाने की कोशिश की है। लेकिन साइंस का जो एटॉम है, पुनः मैं कह रहा हूं परमाणु नहीं, साइंस का जो एटॉम है उसका साइज 5 एंगस्ट्रॉम है, जो कि जो कणाद के जो परमाणु है उस परमाणु से 6,6,6,600 टाइम बड़ा है। अब देख लीजिए दोनों में अंतर, दोनों एक हो ही नहीं सकता ना, दोनों को हम एक कह रहे हैं। दोनों के जो उपयोग है, दोनों की जो व्यवस्था है, दोनों के जो प्रयोग है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। कणाद का परमाणु विध्वंसक नहीं है, लेकिन डाल्टन का परमाणु विध्वंसक है, बल्कि समटाइम्स केवल विध्वंसक ही है। यह अलग विषय है कि लोगों ने शांति के प्रयासार्थ उसके और उपाय, उसके और प्रयोग करने शुरू कर दिए, लेकिन ये पूरा जगत जब उस परमाणु से साक्षात्कार करता है तो उसको अवश्य रूप में हिरोशिमा और नागासाकी की याद आती होगी, जिसके ऊपर की परमाणु बम ड्रॉप किया गया था। तो इसीलिए जो भौतिक विज्ञान का परमाणु है वो विध्वंसक है, लेकिन जो कणाद का परमाणु है, जो भारतीय चिंतन में परमाणु है, वह परमाणु विध्वंसक नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, इनका जो धूलकण है, उनके जो कण है, उनका छठा हिस्सा, जैसा मैंने कहा कि यह परमाणु है। यह परमाणु निरवयव, जैसा मैंने शुरू में कहा, अंत्यावयव और चाक्षुष नित्य है।
और मैंने एक पूरी व्यवस्था आपके सामने दी कि यह परमाणु है। यह भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र का परमाणु नहीं है कि जिसके ऊपर लेकर के हम इतना लंबा चौड़ा विमर्श करते हैं। और यही नहीं, मैं ऐसे विद्वानों से भी विनती करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम जो हमारी आगामी पीढ़ी है उनमें इस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न करें कि कणाद ने सर्वप्रथम परमाणु का आविष्कार किया। लेकिन जब हम यह कथन कहते हैं और इस कथन की सत्यता की बात करते हैं तो हमें इसके साथ यह भी कहना चाहिए कि कणाद ने जिस परमाणु की बात की है वो डाल्टन के एटॉम अथवा परमाणु से सर्वथा भिन्न है, दोनों में कोई समानता नहीं है। लेकिन हम सब लोग बचपन से ही हमें आज ये सिखाता चला जा रहा है कि हमने परमाणु का आविष्कार पहले किया, डाल्टन ने तो बहुत बाद में किया। तो ऐसी भ्रांति नहीं देनी चाहिए। जो मैंने बीच में मैंने कहा है कि डाल्टन का परमाणु कणाद के परमाणु से सर्वथा भिन्न है। डाल्टन के परमाणु को परमाणु नहीं कहा जाना चाहिए, उसको एटॉम ही कहा जाना चाहिए। इसी प्रकार जो कणाद के परमाणु हैं वही परमाणु हैं, क्योंकि कणाद के परमाणु को एटॉम नहीं कहा जाना चाहिए। और इस प्रकार में एक बार यह बात कहता हूं कि जो भारतीय टर्म है ना तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए और ना ही जो सो कॉल्ड इंग्लिश के टर्म है उसका हम संस्कृत या हिंदी में अनुवाद करके स्वयं में भ्रांति उत्पन्न करें। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कणाद ने इस परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत क्यों की। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि वैशेषिक दर्शन की मूल प्रस्तावना इस सृष्टि की व्याख्या करनी है, धर्म को समझना और समझाना है। और इस प्रकार इस सृष्टि को समझाने के लिए उन्होंने 7 प्रकार के पदार्थों की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसमें 5वां पदार्थ उन्होंने विशेष को माना है। और इसी विशेष नामक 5वें पदार्थ के आधार पर इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। अब यह विशेष क्या है, उसी की व्याख्या में इन्होंने परमाणु शब्द की अवतारणा की है। जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि जो परमाणु है वह नित्य है और प्रत्येक भौतिक द्रव्य के अपने अपने परमाणु होते हैं। चूंकि परमाणु अंत्यावस्था में एक अतीन्द्रिय है और चाक्षुष है, तो ऐसे में हम 2 परमाणुओं में भेद कैसे करेंगे। हाथी के परमाणु, चींटी के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, तेजस के परमाणु, इन परमाणुओं में हम अंतर कैसे करेंगे। तो उन्हीं अंतर को स्पष्ट करने के लिए विशेष नामक पदार्थ की अवधारणा प्रस्तुत की गई और यहीं पर इनका परमाणुवाद जो है वह सार्थक प्रतीत होता है। यह परमाणु जो है वह प्रत्येक नित्य द्रव्य का व्यावर्तक है, अर्थात प्रत्येक नित्य द्रव्य में भेद उत्पन्न करता है। तो मित्रों, मैं ऐसा समझता हूं कि आज का जो यह व्याख्यान है आप लोगों के लिए भले ही अकादमिक उपयोग का विषय न रहा हो, किंतु एक जो मन में सदैव चलने वाली जो भ्रांति होती है, एक जो ऊहापोह है, या हम सब लोग चीतोड़ मेहनत करके दोनों परमाणु को एक समान व्यवस्थापित कर देते हैं, उसको समझने के लिए यह व्याख्यान आज सार्थक हुआ होगा आप लोगों के लिए। मित्रों, मैं समझता हूं कि एक दिशा निर्देश के लिए आज की ये व्याख्या या आज की ये टिप्पणी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो निस्संदेह आप इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसे जरूर कहें कि इसे सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।